हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा और ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत ने किस राज्य के बालासोर तट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओडिशा, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने गुरुवार को ओडिशा में बालासोर तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि यह मिसाइल सफलतापूर्वक सिद्ध हो चुकी नई तकनीक से लैस थी। मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और किस आंदोलन के प्रचारक प्रोफेसर MK प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साइलेंट वैली बचाओ, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद MK प्रसाद का निधन। उन्होंने सेफ साइलेंट वैली अभियान का नेतृत्व किया, जिसे राज्य में वन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए पहला लोकप्रिय अभियान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की मंजूरी दे दी है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए इरडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए तक का उधार दे सकेगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगला थल सेना उप प्रमुख चुना गया है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो मनोज पांडे के बारे में जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया। उनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती वाइस चीफ थे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इससे पहले कोलकाता में पूर्वी कमान की कमान संभाल रहे थे। पूर्वी कमान अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्यों की चीन से रखवाली करती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत, इसके बारे में जान लेते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 आयोजन समिति ने टूर्नामेंट के स्थानों की पुष्टि की। नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम, अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडिया और भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक इस महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है? जो ये बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इजराइल, इसके बारे में जान लेते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण ने मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए कई क्षमताओं का परीक्षण किया, जिसका उपयोग इजरायली वायु सेना द्वारा तुरंत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
सातवां क्वेश्चन है गाइस, 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इसके बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को पछाड़ते हुए पोलैंड और बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आठवां क्वेश्चन है गाइस, जनवरी 2022 में यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रॉबर्टा मेट्सोला। इसके बारे में जान लेते हैं। माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। सुश्री मेट्सोला गर्भपात विरोधी रूप को लेकर विवादों में रही हैं। इसके बावजूद यूरोपीय संघ के सांसदों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है। यूरोपीय संघ के सबसे छोटे सदस्य देश की 43 वर्षीय मेट्सोला अब तक की सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उन्होंने डेविड सासरूई का स्थान लिया, जिनका पिछले सप्ताह अचानक निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 में भारत के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमत हुआ है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डेनमार्क। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक जनवरी 2022 में दोनों देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन जनवरी 2022 में विदेशी एकदिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विराट कोहली। इसके बारे में जान लेते हैं। 19 जनवरी 2022 को विराट कोहली विदेशी एकदिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पार्ल के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको स्वतंत्र कब हुआ था? मेक्सिको कब स्वतंत्र हुआ था? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1930 ईस्वी में। मेक्सिको के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। संयुक्त राज्य मेक्सिको सामान्यतः मेक्सिको के रूप में जाना जाता एक देश है जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पर सीमा से लगा हुआ है। दक्षिण प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में, ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरिबियन सागर इसके दक्षिण में और मेक्सिको की खाड़ी इसके पूर्व की ओर है। मेक्सिको लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेक्सिको अमेरिका में 5वां, दुनिया में 14वां सबसे बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र है। 11 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ यह 11वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मेक्सिको एक 31 राज्यों और एक संघीय जिला राजधानी शामिल फेडरेशन है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मेक्सिको के बारे में प्राप्त हो जाती है। 13वां क्वेश्चन है गाइस, मेक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 6 वर्ष। इसके बारे में जान लेते हैं। मेक्सिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसे सेक्सनो कहा जाता है। जिसने भी पद संभाला यहां तक कि कार्यकारिणी के रूप में भी उसे फिर से पद संभालने की अनुमति नहीं है। संविधान और राष्ट्रपति का कार्यालय सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली का बारीकी से पालन करना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 18 वर्ष। इसके बारे में जान लेते हैं। संसद ने 1988 में 62वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी 20 दिसंबर को ही दी थी। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो
तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों अंग्रेज के शासन से कब आजादी प्राप्त हुई? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1980। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। जिम्बाब्वे आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे गणराज्य, जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जॉम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमाएं दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, पश्चिमोत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती हैं। अंग्रेजी सोना एक वास्तुभाषा बेबल, यह एक वास्तुभाषा जिम्बाब्वे की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में धातु चमक पाए जाते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ग्रेफाइट आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपधातु में शामिल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, अमोनिया, ओजोन। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमोनिया। इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड अणु हाइड्रोजन और सल्फर के रासायनिक संयोजन से बनता है। स्पष्टीकरण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का गठन केवल H2S अणुओं द्वारा किया जाता है, यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मिश्रण। स्टेनलेस स्टील के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। स्टेनलेस स्टील होता क्या है? जंगरोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कलुषित खराब नहीं होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है। प्रतिरोधी शक्ति की वृद्धि के लिए इसमें निकेल भी मिलाया जाता है। निकेल के स्थान पर अंशतः पूर्णतः मैग्नीज का भी उपयोग किया जाता है। अंकुलुस इस्पात के निर्माण में लोहे में कभी कभी ताम्र, कोबाल्ट, टाइटेनियम, नियोबियम, टाइटालियम, कोल्बियम, गंधक और नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है। इसकी सहायता से विभिन्न रासायनिक, यांत्रिक और भौतिक गुणों के अंकुलुस इस्पात बनाए जा सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑर्स एक्ट किसने लागू किया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लिटन ने। आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1922 में। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है, जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसके बारे में जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा।
तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार के बारे में जान लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 20 जनवरी 1988 सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता था जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 25वां क्वेश्चन है गाइस, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पूना समझौता गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूना समझौता के बारे में जान लेते कि पूना एक्ट होता क्या है। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए गाइस, गांधी और जिन्ना नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गांधी और अंबेडकर के बीच होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए गाइस, बाढ़ तो होगा नहीं प्राकृतिक आपदा, हिंसा होगा नहीं प्राकृतिक आपदा, भूकंप हो जाएगा, सुखाड़ होगा नहीं। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जापानी भाषा का शब्द है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी यानी बंदरगाह के निकट की लहर, दरअसल ये बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली होती है। यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है, पर जब ये तट के पास आती तो लहरों का निचला हिस्सा जमीन को छूने लगता है, यानी गति कम हो जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती तबाही होती है। गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक और ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक यानी खारे पानी की चलती दीवार। अक्सर समुद्री भूकंपों की वजह से ये तूफान पैदा होती हैं। प्रशांत महासागर में बहुत आम है, पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर में नहीं, इसलिए शायद भारतीय भाषाओं में इनके लिए विशिष्ट नाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1934। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। 1934 नेपाल बिहार भूकंप या 1934 बिहार नेपाल भूकंप नेपाल और बिहार भारत के इतिहास में सबसे खराब भूकंपों में से एक था। ये 8.0 परिमाण के भूकंप 0.2:13 के आसपास 15 जनवरी को आया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो है गाइस ये प्राकृतिक आपदा है। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भूस्खलन। भूस्खलन के बारे में जान लेते हैं। भूस्खलन लैंडस्लाइड एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वृक्षों को, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 32वां क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कोयला। जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। ये जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत आमतौर पर ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं, क्योंकि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के संचय या निर्माण में वर्षों का समय लगता है जब उनका दोहन या उपभोग होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
मृदा। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। टेरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थसागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 35वां क्वेश्चन है गाइस, वन संरक्षण का उपाय है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। इनमें से ये सभी, पहला जो है आपका नए वृक्षारोपण द्वारा, दूसरा है वनों की कटाई पर रोक, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण के संरक्षण वनों को संरक्षण अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। वन संरक्षण हेतु देश में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई है। इस वन नीति के मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थापित्व को बनाए रखना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1950 के दशक में फ्रांस को किस से जूझना पड़ा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वियतनाम से। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले दो विश्व युद्धों के पैमाने पर तीसरे फ्रैंको जर्मन संघर्ष से बचने की अनिवार्यता ने 1950 के दशक में शुरू होने वाले यूरोपीय एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस एक परमाणु शक्ति बन गया और 20वीं शताब्दी के अंत तक नाटो और उसके यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर सहयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते VWC हस्ताक्षर किए गए? जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 155। इसके बारे में जान लेते हैं। जैविक युद्ध अथवा कीटाणु युद्ध किसी युद्ध में किसी व्यक्ति, पशु अथवा पौधे को मारने के उद्देश्य से उसमें जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे जैविक ऑफिस अथवा संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग करना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? इनमें से ये सभी। जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने दोनों देशों के बीच चली लंबी बातचीत के बाद दस्तखत किए थे। यह हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में इतिहास की सबसे सफल और दूरगामी परिणाम वाली संधि थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट चेक करिए और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।